हमने ये तमाम जो फंडामेंटल पार्टिकल्स हैं इनको एक ही जनरेशन में क्यों नहीं रखा? हाँ जी बच्चों। मैम इनका चार्ज तो सेम है बट इनका मास में थोड़ा डिफरेंस है, इसलिए मैथ्स में डिफरेंस की वजह से इनको डिफरेंट जनरेशंस में रखना पड़ा। बिल्कुल सही आंसर आपने बताया है। बेसिकली फर्स्ट जनरेशन जो है, जो फर्स्ट जनरेशन है वहां पर, और जो सेकंड और थर्ड जनरेशन है इनके, वो सिर्फ और सिर्फ इनके मैथ्स के दरमियान का डिफरेंस है कि जैसे जैसे हम फर्स्ट से सेकंड जनरेशन, सेकंड से थर्ड जनरेशन की तरफ जा रहे हैं तो मैथ्स जो है वो इंक्रीज होता जा रहा है। ठीक है, उसके बाद अगेन बता दें कि आपने बाद में एक्सप्लेन क्या किया है। बेटा मैंने बोला है कि ये मैथ्स में डिफरेंस है सब पार्टिकल्स के दरमियान, जिसकी वजह से हमें फर्स्ट, सेकंड और थर्ड जनरेशन की जरूरत पड़ी। ठीक है, क्लियर हुआ है? ओके, अब हमने फाइंड आउट करनी है रेंज। अब रेंज क्या है कि कितनी रेंज तक जो पार्टिकल्स हैं आपस में इंटरेक्ट कर सकते हैं, हमें पता होना चाहिए ना। अगर हम स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्सेस की बात कर रहे हैं तो उसके लिए हम कौन से पार्टिकल्स जो हैं वो फोर्स कैरियर का काम करते हैं? बेटा स्ट्रॉन्ग फोर्सेस के लिए कौन से पार्टिकल्स बताया था आपने काम करते हैं? हाँ जी बेटा, मैं वही पूछ रही हूँ, क्या कौन से हैं, बताएं नाम उनका। ग्लूऑन्स। जी, ग्लूऑन्स कितनी रेंज तक इंटरेक्शन करवा सकते हैं? ठीक है, कि कितने फासले तक अगर पार्टिकल्स होंगे तो वो आपस में इंटरेक्ट करेंगे। वो उसके लिए हमने एक मैथमेटिकल फॉर्मूला आपको बताना है जिसको यूज करके आप किसी भी पार्टिकल की रेंज को फाइंड आउट कर सकते हो। अब सबसे पहले जो चीज, जो इंटरेक्शन की रेंज है वो डिपेंड करती है सबसे ज्यादा मैस के ऊपर। मैस जो एक्सचेंज हो रहा है इंटरेक्शन के दौरान, मैस एक्सचेंज होता है ना, तो कितना मैस है पार्टिकल का उस पर डिपेंड करेगी रेंज। अब सबसे पहले आपको पता है, यहाँ पर देखो कि द रेंज ऑफ इंटरेक्शन इज रिलेटेड टू द मास ऑफ द एक्सचेंज पार्टिकल एंड मतलब उसके साथ रिलेटेड है। उसके बाद जो एनर्जी है आपके पास अकॉर्डिंग टू आइंस्टाइन एनर्जी, डेल्टा ई इज इक्वल टू mc स्क्वायर। ये कहाँ से, मतलब एट टाइम t, और टाइम हमने लिया है अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल से। अकॉर्डिंग टू अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल डेल ई डेल टी नियरली इक्वल होते हैं h कट के। ठीक है, यहाँ से हमने डेल ई की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। डेल ई जो है आपके पास वो हो जाएगा इक्वल टू h कट ओवर डेल्टा ई। अब ये वाली हमारे पास है अकॉर्डिंग टू जो हमारे पास वेलोसिटी का फॉर्मूला है। वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या है? s इक्वल टू vt होता है ना, तो उससे v निकालते हैं। बेटा वेलोसिटी का फॉर्मूला आता है v इज इक्वल टू डी ओवर टी। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम। तो यहाँ पर हमने सिंपल वही फॉर्मूला यूज किया है। जो d है डिस्प्लेसमेंट है, बेसिकली डिस्प्लेसमेंट की डेफिनेशन क्या है? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स, ये दो पॉइंट्स के दरमियान का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, और रेंज भी यही है। दैट्स व्हाई हमने इसको रिप्लेस कर दिया डेल एक्स के साथ इज इक्वल टू सी, बी को रिप्लेस कर दिया सी के साथ और टी को डेल टी के साथ। ठीक है, अब सिंपली आपने यहाँ पर जो ऊपर अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल से टी की वैल्यू निकाली है वो यहाँ पुट कर दोगे, देन आप ई की वैल्यू पुट कर दोगे, तो आपके पास रिलेशन जो है रेंज के लिए आ जाएगा सी एच कट ओवर एम सी स्क्वायर। अब इस फॉर्मूले को अगर आप गौर से देखो तो सी कांस्टेंट है, एच कट भी कांस्टेंट है, इसके अलावा सी स्क्वायर भी कांस्टेंट है। ठीक है, अब इनमें से कौन सी ऐसी मैम जी वैल्यू है जो वेरिएबल है? जी मैम, आपकी आवाज नहीं सही आ रही। बिल्कुल नहीं सही आ रही मैम, जहाँ से आप समझाते हैं वहां से कट जाती है, इस तरह समझ नहीं आ रही। आपको बता रही हूँ कि यहाँ पर जो रेंज का फॉर्मूला है वो यहाँ तक समझ आ गई है। डेल्टा एक्स इज इक्वल टू सी डेल टी। जी मैम। उसके बाद सिंपली यहाँ पर डेल्टा टी की वैल्यू पुट कर दी है, एच कट ओवर डेल्टा ई।
फिर डेल्टा ई की वैल्यू पुट कर दी है mc स्क्वायर। यहाँ तक क्लियर है? यस मैम। ओके अब यहाँ से मैं बता रही हूँ कि यहाँ पर जो क्वांटिटीज है C और H कट, ये कौन सी क्वांटिटीज है? ये कांस्टेंट है, ठीक है। और मास क्या है? वेरिएबल। तो जो डेल x है, ये डेल्टा x जो है वो किस पे डिपेंड कर रहा है? m के ऊपर, क्योंकि बाकी चीजों में तो कांस्टेंट ही रहना है, चाहे कोई भी पार्टिकल हो जाए। सिर्फ चेंज किस चीज में होना है? किसमें होना है? मैथ्स में। ठीक है। अब मुझे बताओ कि फोटोन का कितना मास होता है? मैम 1.67 क्रॉस 10⁻⁻27। फोटोन बेटा, फोटोन इज massless quantity। मैम प्रोटॉन। फोटोन, फोटोन। ठीक है, फोटोन का मास नहीं होता। मैम मैं प्रोटॉन का बता रही थी, सॉरी। अच्छा, अब फोटोन का जब यहाँ पर जीरो मास है, वो massless है, तो m की जगह यहाँ जीरो पुट करोगे, और जब आप जीरो पुट करोगे तो आपके पास रेंज क्या आएगी? 1/0 का क्या सोल्यूशन होता है? मैम इन्फिनिट। वो आ जाता है, इनफाइनाइट आ जाता है। मीन उसकी रेंज बहुत ज्यादा है, ठीक है। रेंज क्या है? बहुत ज्यादा है फोटोन की। फोटोन कहीं पर भी होगा वो इंटरेक्शन करवा लेगा, वो फोर्स कैरियर जो है, फोटोन जो है, इसीलिए जहां कहीं भी प्लस माइनस चार्जेस होते हैं वहां पर इंटरेक्शन स्टार्ट हो जाती है, क्योंकि फोटोन की रेंज इनफाइनाइट है। ठीक है, इनफाइनाइट रेंज। अब यहाँ पर सबसे नीचे देखें W बोसोन। ये W जो है ये वीक इलेक्ट्रो में जो वीक फोर्सेस हैं उनका फोर्स कैरियर है बोसोन, इनको W बोसोन कहते हैं, ठीक है। W बोसोन जो है ये दो तरह के होंगे, एक प्लस W बोसोन और एक नेगेटिव W बोसोन, ठीक है। और उसके बाद थर्ड जो बोसोन है वो Z बोसोन है, वो न्यूट्रल होता है। W बोसोन के चार्जेस प्लस और माइनस में, और जो Z बोसोन आवाज नहीं आ रही। W बोसोन की कि कितनी रेंज तक जाकर आपको पता होना चाहिए एच कट सी का। तो एच कट सी आपके पास जो है वो 80 गीगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर सी स्क्वायर है, ये सॉरी इसका मास है, ठीक है। 80 गीगा मैम आपकी आवाज नहीं आई थी। इलेक्ट्रॉन वोल्ट। बोसोन के चार्जेस क्या बताया आपने? W बोसोन के दो चार्जेस हैं, एक प्लस है और एक माइनस है, क्लियर है। और मैम दूसरा जी बोसोन के? Z बोसोन न्यूट्रल है। जी मैम। और यहाँ पर जो 80 गीगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर सी स्क्वायर है, ये आपके पास W बोसोन की मास है, ये W बोसोन का मास है, ठीक है। अब यहाँ पर जब आप ये वैल्यूज पुट करोगे तो 197 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट फेमटोमीटर ओवर 80 इंटू 10⁻³ ये आपके पास जब वैल्यूज कंप्लीट पुट की 3। और फेमटोमीटर, फेमटो किसके इक्वल होता है? सर इस बार -15 मैम। हाँ जी, ठीक है। तो अगर इसको कलेक्ट हम इकट्ठा कर लें 10⁻³ और -15 को, तो ये तकरीबन रेंज बनेगी 2 इंटू 10⁻18 मीटर, जो कि बहुत थोड़ी है। अब इसकी रीजन क्या है? जो आपके पास W बोसोन है उसका मास ज्यादा है। अगर मास ज्यादा हो जाएगा तो रेंज कम होती जाएगी, ठीक है। मास ज्यादा, रेंज कम, क्लियर है। हाँ जी बच्चों, यहाँ तक क्लियर है? जी मैम। ओके, अब नेक्स्ट है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। इसके बारे में मैंने आपको पहले भी बता दिया
कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेस जो है वो अट्रैक्ट करती हैं ऑपोजिट चार्जेस को और रिपेल करती हैं सिमिलर चार्जेस को। और यहाँ पर फोर्स कैरियर कौन से पार्टिकल होते हैं? फोटोन। और फोटोन जो है ये मासलेस है और ये स्पीड ऑफ लाइट के साथ मूव करते हैं एक जगह से दूसरी जगह, और इनकी रेंज क्या है? इनफाइनाइट है। अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेजिडुअल फोर्स क्या है? अब इसको अगर मैं सिंपल और आम लफ्जों में आपको एक्सप्लेन करूं, एक एटम है जिसके शेल जो है वो कंप्लीट है, ठीक है, उसे किसी भी इलेक्ट्रॉन की ना तो देने की जरूरत है ना ही न्यूट्रल गैस की। अगर हम एग्जांपल कह रहे हो कि न्यूट्रल एलिमेंट्स जो है या नोबल एलिमेंट्स जो है वहां पर उनके आउटर मोस्ट शेल क्या होते हैं? कंप्लीट होते हैं। हीलियम, जस्ट लाइक हीलियम। अब हीलियम को ना तो एटम किसी एटम से इलेक्ट्रॉन लेने की जरूरत है बेटा। डब्ल्यू बोसॉन के चार्जेस होते हैं प्लस और माइनस, पॉजिटिव डब्ल्यू बोसॉन, नेगेटिव डब्ल्यू बोसॉन, ठीक है। ओके, अब यहाँ पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेजिडुअल फोर्स क्या है? जस्ट लाइक मैंने आपको एग्जांपल दी कि हीलियम, अगर हम हीलियम की बात करें तो हीलियम के अंदर क्या होता है? उसका आउटर मोस्ट शेल कंप्लीट है, 2 इलेक्ट्रॉन पूरे हैं, वो ना तो किसी को अपना इलेक्ट्रॉन देगा और ना ही किसी से लेगा, क्योंकि उसे जरूरत ही नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर अब रेजिडुअल फोर्स कैसे काम करती है कि कोई ना कोई, अब इलेक्ट्रॉन तो मौजूद है उसके अंदर, इसी तरह प्रोटॉन भी है। अब किसी दूसरे नेबर जो एटम है उसका इलेक्ट्रॉन जो है वो हीलियम के प्रोटॉन को अट्रैक्ट करेगा, ठीक है, क्योंकि दोनों के ऑपोजिट चार्जेस है ना। हीलियम का प्रोटॉन जो दूसरा नेबरिंग एटम है उसके इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा। इसी तरह उसका इलेक्ट्रॉन जो है हीलियम के उसका जो प्रोटॉन है वो हीलियम के इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हो कि इनके शेल्स तो कंप्लीट है लेकिन फिर भी इनके दरमियान अट्रैक्शन हो रही है। रीजन क्या है? कि इनके आपस के इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के दरमियान अट्रैक्शन हुई है, और यही फोर्स आपको जो है ये मतलब ये फोर्स कहलाती है रेजिडुअल फोर्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेजिडुअल फोर्स, ठीक है। समझ आ गई है रेजिडुअल फोर्स की? यस मैम, यस मैम। हाँ, तो न्यूक्लियस में क्या कौन? आवाज नहीं हाँ जी बेटा, न्यूक्लियस में कौन से पार्टिकल्स हैं? प्रोटॉन, न्यूट्रॉन तो न्यूट्रल है, उनका तो आप जिक्र ही, मतलब अगर हम छोड़ भी दें तो ठीक है। अब प्रोटॉन चूंकि सारे पॉजिटिव है, अब किसी बड़े न्यूक्लियस की बात करते हैं, जैसे हम बात कर लें यूरेनियम की, रुबिडियम की, ये बड़े एटम्स है ना, इनके अंदर बहुत ज्यादा प्रोटॉन होते हैं इनके न्यूक्लियस के अंदर, और तमाम के तमाम क्या है? पॉजिटिव चार्जेस है। अब अकॉर्डिंग टू इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म पॉजिटिव चार्जेस एक दूसरे को रिपेल करेंगे, ठीक है। अब वो दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे? रिपेल करेंगे ना, क्योंकि सिमिलर चार्जेस है। जी मैम। चार्जेस होने के बावजूद न्यूक्लियस जो है वो जुड़ा रहता है, पार्टिकल्स आपस में जुड़े रहते हैं, वो अलग अलग नहीं होते। फिर से कटना शुरू हो गई है। यस मैम, आपने जी क्या मैम, पूछा? बहुत ज्यादा। मेरे को ही पता चला। असल में जैसे मीटिंग का साइज बढ़ता है तो इसमें इवनिंग को पढ़ाया, जरा भी इशू नहीं हुआ आवाज का। मैम सारी नहीं कटती, अंदर अंदर कट जाती इशू आ है, रहा फिर आती है। ठीक है।
अच्छा बेटा, मैं फिर बता रही हूँ कि न्यूक्लियस के अंदर चूंकि तमाम पॉजिटिव चार्जेस हैं, न्यूट्रॉन तो न्यूट्रल है ना, उसको तो हम स्किप करते हैं। अब तमाम पॉजिटिव चार्जेस होने के बावजूद वो न्यूक्लियस इनको जोड़े रखता है, इकट्ठे रखता है, वो फटता क्यों नहीं, एक्सप्लोड क्यों नहीं होता? ये आप लोगों से मेरा सवाल है। मैम उसके मतलब शेल्स होते हैं एटम के इर्द गिर्द, उधर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो ऑपोजिट चार्ज के हैं, तो उनमें अट्रैक्शन रहती है, वो अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं इलेक्ट्रॉन्स को। अगर वो अट्रैक्ट करते हैं तो न्यूक्लियस से तो प्रोटॉन बाहर आ जाने चाहिए थे। उनकी फोर्स, उनका मास ज्यादा होता है ना, इलेक्ट्रॉन का मास कम होता है। नो, ये महानूर ने और एक और बच्ची ने सही जवाब दिया है, ड्यू टू स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्सेस। अभी मैंने आपको स्टार्ट में जो कल का लेक्चर था यही चीज एक्सप्लेन की थी कि जो वीक न्यूक्लियर फोर्सेस हैं वो मतलब उनकी स्ट्रेंथ कम है एज कम्पेयर टू स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्सेस, और न्यूक्लियस के अंदर स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्सेस होने के वजह से जो वीक फोर्सेस हैं, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेस हैं, सॉरी, वो उनका असर कम हो जाता है। ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेस का असर कम हो जाता है, ये खत्म हो जाता है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ न्यूक्लियर फोर्स। ठीक है, क्लियर हो गया? जी मैम। तो क्वेश्चन बताइएगा, आपने क्या पूछा था, आवाज ही नहीं आई थी। बेटा मैंने पूछा था कि न्यूक्लियस में सिर्फ प्रोटॉन चार्ज पार्टिकल है ना, तो न्यूक्लियस फटता क्यों नहीं है? वो एक दूसरे की रिपल्जन की वजह से। जी मैम। ओके, यहाँ तक क्लियर है? यहाँ तक क्लियर है बेटा सबको? यस मैम। ओके, अब नेक्स्ट जो है हम स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्सेस का जो फोर्स कैरी मैम जी आवाज नहीं आ रही। keep the quarks to मैम जी आपकी आवाज समझ ओके नहीं आई, आपने क्या समझाया दोबारा बता दें। जी बेटा मैं बता देती हूँ, असल में यहाँ थोड़ी देर बाद नेटवर्क का इश्यू हो रहा है, पता नहीं आपकी क्लास में ऐसा क्यों होता है। अच्छा, अब मैं ये बता रही थी कि ग्लूऑन जो है वो स्ट्रॉन्ग फोर्स कैरियर है, ये तो पता है ना आप लोगों को? हाँ जी बेटा बताएं, आवाज आ रही है? अब कभी भी आपको कोई भी क्वार्क जो है वो अलग नजर नहीं आएगा। ठीक है, अब कोई भी अब क्वार्क आपको अकेला नजर नहीं आएगा। स्ट्रॉन्ग फोर्सेस हैं वो क्वार्क्स को एक साथ रखती हैं, जोड़े रखती हैं, इतनी मजबूती से जोड़े रखते हैं कि वो उनको हम अलग ही नहीं कर सकते, जिसकी वजह से कोई भी क्वार्क जो है वो आपको अकेला नजर नहीं आता। ठीक है, और ये फोर्स कैरियर्स को क्या है, ग्लूऑन्स, 8 तरह के डिफरेंट ग्लूऑन्स हैं। ठीक है, और ये ग्लूऑन्स अब इनकी डिफरेंट मतलब आप लोगों को भी मैंने थोड़ी देर पहले बल्कि कल के लेक्चर में कलर चार्जेस का थोड़ा कॉन्सेप्ट दिया था, याद है? कलर चार्जेस, कौन कौन से कलर चार्जेस आपने पढ़े थे? हाँ जी बेटा, कितने कलर चार्जेस थे? ब्लू से आई थिंक हाँ जी, रेड, ब्लू और ग्रीन। ठीक है, ये 3 कलर चार्जेस हैं और 3 ही इनके एंटी कलर चार्जेस हैं। ठीक है, अब ये तीनों कलर्स जो हैं और ये बल्कि 6 के 6 एंटी कलर जो हैं, ये जब आपस में डिफरेंट तरीकों से मिलेंगे तो 8 तरह के ग्लूऑन्स आपको मिलेंगे। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर वो 8 के 8 बताए भी गए हैं। द स्ट्रॉन्ग फोर्स एक्ट्स ओनली ऑन
शॉर्ट डिस्टेंस, ठीक है। अब ये शॉर्ट फोर्स जो है इसकी भी जो रेंज है इंटरएक्शन की बहुत थोड़ी है, ठीक है। इसकी रेंज क्या है, बहुत ज्यादा स्मॉल है। अब इसकी रीजन क्या है, क्योंकि ग्लूऑन का साइज ज्यादा है एज कंपेयर टू अदर पार्टिकल्स। लेकिन जब इस थोड़ी सी रेंज के अंदर वो आएंगे ना तो इनके दरमियान स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन होगी। एक दफा जब इन्होंने जुड़ जाना है तो इनको कोई भी फोर्स जो है वो अलग नहीं कर सकती, ठीक है बेटा यहाँ तक। मैम ये अगेन बता दें, आपने बताया है कि वो स्ट्रॉन्ग होती है शॉर्ट डिस्टेंस में, लेकिन क्यों? इनकी रेंज जो है वो स्मॉल है, लेकिन ये इतनी स्ट्रॉन्ग फोर्सेस हैं कि जब उस रेंज के अंदर पार्टिकल्स आएंगे ना तो एक दफा जुड़ने के बाद वो टूटेंगे नहीं, ठीक है। जी मैम ठीक। ओके, अब नेक्स्ट है जी कलर और एंटी कलर। अब 3 कलर चार्जेस हैं और 3 ही इनके एंटी कलर चार्जेस हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट नोट के अंदर यही चीज एक्सप्लेन किया है कि जी ये जो कलर है ये बेसिकली ये हरगिज ऐसा नहीं है कि ये इनका कलर ये है कि रेड ग्रीन ब्लू। ये जिस आपको डिस्क्राइब करने के लिए, थोड़ा सा इंटरेस्ट डेवलप करने के लिए नाम रख दिए गए। और ये कलर चार्जेस भी बेसिकली क्वार्क्स हैं, ये भी आपको एक्सप्लेन कर दूंगा, ठीक है। ये जो कलर चार्जेस हैं आपके पास रेड ग्रीन ब्लू, एंटी रेड एंटी ग्रीन और एंटी ब्लू जो है ये भी क्या है, ये भी क्वार्क्स हैं और एंटी क्वार्क्स हैं। अब स्लाइड नंबर 16 जो है कलर्स ऑफ ग्लूऑन, ठीक है। कि जो मैंने अभी आपको बताया कि टोटल 8 ग्लूऑन्स हैं और ये कलर चार्जेस के डिफरेंट कॉम्बिनेशंस के साथ मिलके बने हैं। तो यहाँ पर देखो सबसे पहला जो ग्लूऑन है रेड और एंटी ब्लू है, ठीक है, रेड और एंटी ब्लू। सेकंड वन क्या है, रेड और एंटी ग्रीन, ठीक है। कलर ऑफ ग्लूऑन्स अब मैं बता रही हूँ कि टोटल 8 हैं आपके पास और उनकी यहाँ पर कॉम्बिनेशन बता दी गई है, ठीक है। रेड एंटी ब्लू, रेड एंटी ग्रीन, ब्लू एंटी ग्रीन, ब्लू एंटी रेड, ग्रीन एंटी ब्लू, ग्रीन एंटी रेड, फिर रेड एंटी रेड प्लस ग्रीन एंटी ग्रीन -2 ब्लू एंटी ब्लू। बेटा स्क्रीन नहीं शो होगी, अब अपना लेक्चर ओपन करो। अभी मैंने यही चीज बताई कि अपना लेक्चर ओपन करें आप लोग, क्योंकि जब मैं स्क्रीन शेयर करती हूँ तो आवाज में बहुत इश्यू आता है। और लास्ट वन है आपके पास रेड एंटी ग्रीन माइनस ग्रीन एंटी ग्रीन, ठीक है। यहां तक क्लियर है? हम ऐसे इनको याद करेंगे? जी बेटा ये आपको याद करना पड़ेगा। 8 नंबर ऑफ ये ग्लूऑन्स है, इनको आपको याद करना पड़ेगा। जी मैम। सिंपल है, सबसे पहले रेड के साथ एंटी ब्लू और एंटी ग्रीन है, फिर ब्लू के साथ एंटी ग्रीन और एंटी रेड है, फिर ग्रीन के साथ है, फिर इसी तरह इनके तीनों के एंटी और फिर 2 के। सिंपल, इसको याद करना बहुत आसान है अगर आप समझ के पढ़ो तो। ओके, अब नेक्स्ट है जी क्वार्क्स कन्फाइनमेंट के। क्वार्क्स को कैसे इनकी कन्फाइनमेंट कैसे की जाती है, इतनी मजबूती से होती है कि ये अलग ही नहीं हो सकते। द कलर फोर्स इंक्रीजेस विद द डिस्टेंस। अब यहाँ पर क्या होता है कि अब क्वार्क्स जो है, जैसे अगर प्रोटॉन की ही बात करें उसमें 2 अप क्वार्क हैं और 1 डाउन क्वार्क है। अब अगर हम एक अप क्वार्क को फोर्स लगाएं और उसको थोड़ा सा फासले के ऊपर लेकर जाए, इनको थोड़ा दूर लेकर जाए, तो होता क्या है, जैसे जैसे हम दूर लेकर जाते हैं जो ग्लूऑन है या जो कलर चार्जेस हैं वो इतने एक्टिव हो जाएंगे कि वो उसको ज्यादा दूर जाने नहीं देंगे, ठीक है। जो स्ट्रॉन्ग फोर्स है वो इंक्रीज हो जाएगी जैसे जैसे हम इनको सेपरेट करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। इसकी अगर सिंपलेस्ट एग्जांपल दें तो रबर बैंड के अंदर क्या होता है, जब वो रेस्ट स्टेट के ऊपर होता है तो
उसकी वो मतलब पकड़ना, उसको हम कैरी करना आसान हो जाता है। लेकिन जब हम फोर्स लगाते हैं, फोर्स लगा के दोनों साइडों से उसको ऑपोजिट साइड पर खींचते हैं, तो क्या होता है, आपके हाथ पे भी फोर्स लगती है ना, जहां जिस फिंगर से आप उसको खींच रहे हो, फील होती है ना फोर्स। हाँ जी बच्चों, क्लियर हो रहा है? ये समझ नहीं आया, ये दोबारा बता दें। अच्छा, रबर बैंड को जब खींचो तो क्या होता है? मैम वो स्ट्रेच हो जाता है। स्ट्रेच कब होता है? जब आप उसे फोर्स लगाते हो, लेकिन लगाते हैं। और वो फोर्स उसको ऑपोजिट साइड पर लेकर जा रही है। अब जितना आप उसको ऑपोजिट साइड के ऊपर लेकर जाओगे, रबर बैंड में उतना उसने अपने अंदर की तरफ एनर्जी को स्टोर कर लेना है। ठीक है, इलास्टिसिटी इसी को तो कहते हैं ना। तो जैसे ही हम वो फोर्स रिमूव करते हैं, वो फौरन से अपनी ओरिजिनल स्टेट के ऊपर आ जाता है रबर बैंड। इसी तरह ग्लूऑन्स के अंदर ये जो है, बेटा किस साइड बॉक्स की बात कर रहे हो? कर रहे हो आप? ये वाले बॉक्स की बात कर रहे हो आप? बेटा इसके अंदर आपको जो ग्लूऑन्स है उनका लिखा हुआ है, और तो कुछ नहीं है। ये रेड एंटी ब्लू, रेड एंटी ग्रीन, ब्लू एंटी ग्रीन, ब्लू एंटी रेड, ग्रीन एंटी ब्लू, ग्रीन एंटी रेड, ये ग्लूऑन्स है। इसी तरह नीचे भी ये 2 ग्लूऑन्स है। मैंने भी आपको बताया ना कि 8 ग्लूऑन्स है आपके पास। जैसे ही हम इन क्वार्क्स को एक दूसरे से दूर लेकर जाएंगे, तो होगा क्या, सिंपली ड्यू टू स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्सेस, क्वार्क्स को एक दूसरे से दूर लेकर जाएंगे तो होगा क्या, सिंपली ड्यू टू स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्सेस, रेंज कम भी हो लेकिन अगर करीब उस विद इन द रेंज है, तो ये बहुत ज्यादा मजबूती से जुड़े रहेंगे। इनको तोड़ना बहुत 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 मुश्किल है, इवन नामुमकिन है। ठीक है बेटा, 6 क्वार्क्स है ना, वो जो आपने स्टैंडर्ड मॉडल के अंदर पढ़े हैं, ये जो कलर चार्जेस है ये भी क्वार्क ही है। ठीक है, ये भी क्वार्क्स में ही आते हैं। जी मैम। ठीक है, अब वो कह रहे हैं कि क्वार्क्स आर कन्फाइंड विद अदर क्वार्क्स टू फॉर्म हेड्रॉन्स। अब यहाँ पर देखो कि क्वार्क्स जो है वो दूसरे क्वार्क्स के साथ जुड़े हुए हैं, कन्फाइंड है, जिसकी वजह से ये बन जाते हैं हेड्रॉन। और हेड्रॉन आर न्यूट्रल इन कलर। ठीक है, और हेड्रॉन क्या होते हैं, इनका कलर चार्ज क्या होता है, ये न्यूट्रल कलर चार्ज होता है। अगर एक रेड है तो दूसरी साइड पर हमने एक ऐसा कॉम्बिनेशन बनाना है कि एंटी रेड हो, तब ही ये न्यूट्रल बनेंगे, तो ये इतनी मजबूती से कन्फर्म कहेंगे। ठीक है, सबसे पहले जैसे जैसे इनको दूर लेकर जाएंगे, इनकी फोर्स इंक्रीज हो जाएगी। सेकंड पॉइंट है कि क्वार्क्स जो है वो कलर चार्ज के साथ जो है वो अकेले एग्जिस्ट नहीं करते। ठीक है, कलर चार्जेस के साथ जो क्वार्क्स जुड़े हैं वो कभी भी अकेला एग्जिस्ट नहीं करेगा। उसके बाद ये थर्ड पॉइंट है, क्वार्क्स को कन्फाइंड किया जाता है अदर क्वार्क्स के साथ, तो आपके पास क्या बनता है, हेड्रॉन बनता है। और हेड्रॉन जो है नेचुरली इनका जो कलर चार्ज है वो न्यूट्रल है। ठीक है
नेक्स्ट स्लाइड करें आप। यहाँ तक क्लियर है? यस मैम। ओके, अब नेक्स्ट स्लाइड नंबर 18 के अंदर देखो ब्रियोन्स के बारे में बताया गया है। ठीक है, अभी मैंने आपको कल बताया था कि हेड्रॉन्स की 2 टाइप्स हैं, एक मेसोन है और एक ब्रियोन्स है। अब सबसे पहले ब्रियोन के अंदर देखो कि यहाँ पर जब रेड, ब्लू और ग्रीन मिलेगा तो आपके पास क्या बनेगा? व्हाइट, या उसको आप कलरलेस भी कह सकते हो। ठीक है, और मेसोन के अंदर देखो आपके पास एक ग्रीन है और एक एंटी ग्रीन है, रेड और एंटी ग्रीन, सॉरी एंटी रेड है, ब्लू और एंटी ब्लू। यहाँ पर आप देखो सिंपली कि ब्रियोन कब बनेगा? जब ये तीनों कलर्स आपस में मिलकर व्हाइट कलर बना लेंगे। तो आपके पास इंटरनल स्ट्रक्चर ब्रियोन्स का क्या होता है? रेड प्लस ब्लू प्लस ग्रीन इज इक्वल टू व्हाइट, या उसको कलरलेस भी कह सकते हो। और जो मेसोन है इसके अंदर एक एक कलर चार्ज होगा और एक एंटी कलर चार्ज होगा। ये दोनों जब आपस में मिलेंगे तो ये न्यूट्रल हो जाएंगे और कलर क्या आएगा? कलरलेस हो जाएंगे। जी बेटा, फोटोन हेड्रोन ही है। ठीक है, फोटोन जो है वो हेड्रोन ही है। हाँ जी बेटा जोया, आप कुछ कहना चाह रही हैं, ये पूछना चाह रही हैं? मैम मैं ये पूछूं कि जब कलरलेस कह रहे हैं हम, तो इसका मतलब है कि मेसोन्स बनेंगे? कलर, हाँ जी, क्योंकि अभी मैंने आपको क्या बताया कि जब भी कोई हेड्रोन बनता है तो उसका जो कलर चार्ज है वो न्यूट्रल होता है। न्यूट्रल मीन कलरलेस होता है। ठीक है, ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ हेड्रोन जो आपका एंड कलर चार्ज आएगा वो न्यूट्रल है, कलरलेस आएगा सब। यहाँ तक क्लियर हो गया है? यस मैम। यस मैम। और ब्रियोन्स और मेसोन्स का भी पता चल गया। इनका इंटरनल स्ट्रक्चर आप देख सकते हो। मेसोन्स में एक चार्ज है और एक एंटी चार्ज है। इसी तरह ब्रियोन्स के अंदर जो है वो तीनों कलर्स हैं आपके पास। अब यहाँ पर जी कलर एक्सचेंज कैसा होगा? क्वार्क्स इंटरैक्ट बाय द एक्सचेंज ऑफ ग्लूओन के, क्योंकि रीजन ही बेसिकली फोर्स है, स्ट्रॉन्ग फोर्स है। और स्ट्रॉन्ग फोर्स किसकी वजह से है? ग्लूओन की वजह से है। तो जैसे जैसे ग्लूओन में एक्सचेंज होना है, क्वार्क्स ने आपस में इंटरैक्ट करना है। ठीक है, कलर एक्सचेंज होगा, क्वार्क्स इंटरैक्ट करेंगे। तो यहाँ पर ग्लूओन्स कैरी कलर चार्ज। It is fair to say that the interaction between quarks result in the exchange of color or color charge if you prefer. तो हम ये कह सकते हैं कि जो एक्सचेंज ऑफ क्वार्क्स है वो बेसिकली क्या है? एक्सचेंज ऑफ कलर चार्ज है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है बेटा? स्लाइड नंबर 19 क्लियर है सबको? नो व्हाइट नहीं होगा, कलरलेस व्हाइट होगा। अब बनेगा, आवाज करती है आपकी, दोबारा बता दें। कलरलेस तब बनेगा। हाँ जी बेटा, अभी एक बच्चे ने पूछा कि मैम एंटी कलर का मतलब कि कलरलेस नहीं, एंटी कलर का मतलब ऑपोजिट चार्ज। जैसे रेड है तो एंटी रेड है, ये दोनों जब आपस में मिलेंगे रेड और एंटी रेड, तब आपके पास कलरलेस आएगा। ठीक है, सेकेंड पॉइंट ये है आपके पास कि हम सिंपली ये कह सकते हैं कि जो क्वार्क्स के अंदर एक्सचेंज है वो ओनली बिकॉज ऑफ एक्सचेंज ऑफ कलर चार्ज है। क्योंकि अगर कलर चार्जेस में एक्सचेंज नहीं होगा तो आपके पास क्वार्क्स में भी एक्सचेंज नहीं होगा। और ग्लूओन भी आपके पास एक क्वार्क की ही फॉर्म है।
ठीक है। हाँ जी बेटा, क्लियर है। जी मैम। अब नेक्स्ट है जी, quarks emit gluons. When a quark emits of a gluon, the color of the quark कोई भी कलर इमिट करेगा या एब्जॉर्ब करेगा, तो जो आपके पास कलर जो है वो उसको कंजर्व करने के लिए वो मतलब बेसिकली इमिट और एब्जॉर्प्शन कब होती है, कब होती है? बेटा जो उसके कलर को कंजर्व करने के लिए, ताकि दोनों साइडों पर जो कलर्स हैं वो सेम आ जाए, चार्ट जो है कलर चार्ट जो है वो सेम आ जाए। अगर एक साइड पर आपके पास क्वार्क का कलर रेड आ रहा है तो दूसरी साइड पर भी रेड ही आना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर व्हेन क्वार्क्स जो है वो इमिट करता है या एब्जॉर्ब करता है, तो ये रीजन क्या है, द कलर ऑफ द क्वार्क चेंजेस, कि कलर जो है वो क्वार्क का चेंज हो जाता है इन ऑर्डर टू सेव द कलर चार्ज, ठीक है, ताकि आपके पास जो एंड कलर है वो सेम है दोनों साइडों के ऊपर, रिएक्टेंट्स पर और प्रोडक्ट्स पर, ठीक है। A red quark emits a red और anti-blue gluon and become blue, ठीक है। कि जो रेड कलर जो है, रेड क्वार्क जो है वो अगर इमिट करेगा रेड को या एंटी ब्लू को, तो आपके पास जो ग्लूऑन बचेगा वो मतलब ब्लू बन जाएगा। इसकी नेक्स्ट जो है वो स्लाइड के ऊपर एग्जांपल है, वहां से मैम आवाज कट रही है अब। मैम क्या बोला आपने, दोबारा बोलिएगा, समझ ही नहीं आई, कट रही आवाज। जी मैम अब आ रही है। बेटा 1 मिनट मीटिंग होल्ड करें, मैं अभी आपसे बात करती हूँ जी, जिसके थ्रू आपको पता चलेगा कि इंटरेक्शन थ्रू एक्सचेंज ऑफ कलर क्या होता है। अब यहाँ पर आप देख सकते हो कि रिएक्शन है आपके पास, इनिशियली आपके पास रेड क्वार्क था, ठीक है। अब जब इमिशन हुई है, ठीक है, जब इमिशन हुई है किसी ग्लूऑन की, तो आपके पास रेड और एंटी ग्रीन ग्लूऑन आ गया। पहले आपके पास इनिशियली सिर्फ रेड क्वार्क था, फिर रेड और एंटी ग्रीन ग्लूऑन जो है इसमें इमिशन हुई है, और रिजल्ट में आपके पास जो कलर बचा है वो कौन सा बचा है, ग्रीन कलर का। अब री एब्जॉर्प्शन के अंदर अगर आप देखो तो ग्लूऑन को एब्जॉर्ब करने से पहले, ठीक है, किसी भी ग्लूऑन को एब्जॉर्ब करने से पहले जो कलर था वो आपके पास था रेड, एंटी ग्रीन प्लस ग्रीन, ठीक है। तो जब ये कलर आपके पास मिला आफ्टर द एब्जॉर्प्शन, तो रेड कलर आपका रिजल्ट आया, ठीक है। क्लियर हुआ है बेटा? मैम एक बार रिपीट कर दें। मैम रिपीट कर दें एक बार। अच्छा पहले इमिशन को देखो, अब इस रिएक्शन को गौर से देखना है आपने। इनिशियली रेड है, यहाँ जहाँ क्वेश्चन मार्क लगा है ना, यहाँ पर एरो का साइन आना था, जो रिएक्शन के अंदर एरो का साइन होता है ना, ये यहाँ पर आना था। अब इनिशियली रेड कलर था, फाइनली आपके पास इमिशन हुई है, इमिशन के अंदर जो पार्टिकल था वो था रेड और एंटी ग्रीन और ग्रीन। अब जब ये इकट्ठे होंगे
मैम रेड बचेगा, ग्रीन हाँ जी, क्योंकि ग्रीन और एंटी ग्रीन ने मिलके कलरलेस हो जाना है और रिजल्टेंट आपके पास रेड आएगा। ठीक है, यस मैम। अब उसके बाद जब रीअब्जॉर्प्शन हुई है तो आपके पास रीअब्जॉर्प्शन के अंदर क्या हुआ है, रेड और एंटी ग्रीन और साथ में ग्रीन है। और यहाँ पर भी जब ये दोनों इधर मीन हमने आवाज में शोर मैम आवाज कट रही है आपकी। कहाँ से कटना शुरू हुई है? मैम रीअब्जॉर्प्शन बता रहे थे आप। हाँ जी बेटा, रीअब्जॉर्प्शन के अंदर भी सेम वही चीज है, उसी प्रोसेस को हमने थोड़ा उलट कर दिया है। ठीक है, अब यहाँ पर भी वही चीज है, रेड और एंटी ग्रीन और प्लस ग्रीन। अब जब कलर ही बनेगा ना रिएक्टेंट के अंदर, और प्रोडक्ट में भी रेड कलर है, तो चार्ज क्या हुआ है, कंजर्व हुआ है दोनों साइडों पर। अब क्लियर है? यस मैम। अब ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं कि ग्लूऑन्स क्या है, फोर्स कैरियर है, ये भी मैंने आपको बता दिया हुआ है। और दे ओनली इंटरेक्ट विद ऑब्जेक्ट विच हैव कलर और कलर चार्ज। और ये सिर्फ और सिर्फ तब जो है वो इंटरेक्ट करेंगे जब किसी ऑब्जेक्ट का कलर चार्ज होगा या वो कलर्ड होगा। Therefore, gluon cannot interact with leptons. ठीक है, ये लेप्टॉन्स के साथ इंटरेक्ट नहीं करते। रीजन क्या है, क्योंकि कलर चार्जेस भी क्वार्क ही है, वो भी क्या है, क्वार्क है, तो वो इंटरेक्ट भी क्वार्क के साथ ही करेंगे। तो ये लेप्टॉन्स के साथ इनकी इंटरेक्शन पॉसिबल नहीं है, बिकॉज लेप्टॉन्स डू नॉट हैव कलर चार्ज। ठीक है, this cannot happen because the gluon does not interact with the objects unless they have a color charge. Lepton do not have color charge. सिंपल है। ठीक है, जैसे यहाँ पर देखो आपके पास ये इलेक्ट्रॉन के बारे में बताया हुआ है जी, इलेक्ट्रॉन सेंटर में ग्लूऑन है और इधर कोई चार्ज है। ठीक है, ये ग्लूऑन के साथ इंटरेक्शन पॉसिबल नहीं है। रीजन क्या है कि जो लेप्टॉन है वो कलर चार्जेस नहीं है। यहाँ तक क्लियर है? यस मैम। Okay, the strong force between the quarks of a proton and the quarks of another proton is stronger enough to win on the repulsive electromagnetic force. ये वही चीज जो अभी मतलब स्टार्ट में ही आपसे मैंने पूछी थी कि प्रोटॉन में रिपल्जन क्यों नहीं होती, क्योंकि जो रेजिडुअल फोर्स है किसकी, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स की, या स्ट्रॉन्ग फोर्स की जो रेजिडुअल फोर्स है वो ज्यादा, मतलब बहुत ज्यादा उसकी स्ट्रेंथ है एज कंपेयर टू द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स जो उनको आपस में रिपेल करती है। ठीक है, वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, जिसकी वजह से जो प्रोटॉन है वो एक दूसरे से अलग नहीं होते, वो न्यूक्लियस में इकट्ठे रहते हैं। क्लियर हो गया? अब तो आपको आंसर भी मिल गया बिल्कुल सही तरीके से एग्जाम्पल के साथ। क्लियर है? यस मैम। ओके, अब नेक्स्ट है जी वीक फोर्स के बारे में। अब वीक इंटरेक्शन जो है वो मतलब ज्यादातर डिकेज के अंदर होती है,
जहां पर डिके हो वो क्वार्क के अंदर भी हो सकता है, वो लेप्टॉन के अंदर हो सकता है। मैंने डे फर्स्ट में ही कल के लेक्चर में आपको एक्सप्लेन कर दिया था कि वीक फोर्सेस क्वार्क में भी होगी, लेप्टॉन में भी होगी, लेकिन जो स्ट्रॉन्ग फोर्स है वो सिर्फ और सिर्फ क्वार्क्स में होंगी, वो वीक फोर्स मतलब लेप्टॉन में नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर यही चीज बताई गई है कि वीक इंटरेक्शंस आर रिस्पांसिबल फॉर द डिकेज ऑफ हैवी क्वार्क्स एंड लेप्टॉन्स। कि क्वार्क्स के अंदर जब डिकेज होते हैं या लेप्टॉन्स में जब डिके होते हैं तो बेसिकली किसकी वजह से होते हैं, वो वीक फोर्स की वजह से होते हैं। अब जैसे एग्जांपल के तौर पर द न्यूट्रॉन डिकेज इन अ प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन एंड न्यूट्रिनो, ये आपके पास मैम जी आपकी आवाज कट रही है। एग्जांपल मैम जी आवाज नहीं आ रही। ओके, मैं यही बता रही हूँ, एग्जांपल तक आवाज आ रही है। मैम नहीं, ये बता दें। मैं ये बता रही हूँ कि न्यूट्रॉन जब डिके होगा तो आपके पास रिजल्ट में क्या आएगा, प्रोटॉन आएगा, इलेक्ट्रॉन आएगा और न्यूट्रिनो आएगा। ठीक है, बता दिए। अच्छा, दिस एक्सप्लेन्स व्हाई ऑल मैटर इज कंपोज्ड बाय अ लाइटर लेप्टॉन्स एंड क्वार्क्स। अब ये रिजल्ट हमें एक्सप्लेन कर रहा है कि तमाम के जो तमाम मैटर हैं वो लाइटर लेप्टॉन्स और क्वार्क्स के साथ क्यों मिलके बने हैं, यहाँ पर ड्यू टू वीक फोर्सेस। अब यहाँ पर देखो आपके पास एक साइड पर न्यूट्रॉन है, वो जब डिके हुआ तो रिजल्ट में आपके पास क्या क्या चीजें बनी है, प्रोटॉन बना है, इलेक्ट्रॉन बना है और एक साथ न्यूट्रिनो बना है। अब इलेक्ट्रोवीक फोर्स, okay, in the standard model the electromagnetic and weak force have been unified in a single electroweak force। अब जो स्टैंडर्ड मॉडल है ना उसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स को और जो वीक फोर्स है इनको इकट्ठा कर लिया था और इनको कंबाइंड फॉर्म में इलेक्ट्रोवीक फोर्स का नाम दे दिया। इसकी जो रेंज है वो बहुत थोड़ी है, जो कि 10⁻⁻18 मीटर। ये वही रेंज है जो अभी हमने कैलकुलेट की है बोसोन के लिए। बोसोन के लिए यही रेंज तो हाँ जी बेटा, यही रेंज कैलकुलेट की थी। यस मैम। ओके, द वीक एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरेक्शन हैव द सेम इंटेंसिटीज, और इन दोनों फोर्सेस की जो इंटेंसिटीज हैं वो सेम है। दे कैरीज अ प्रोटॉन, W बोसोन एंड Z बोसोन। ठीक है, और इनके फोर्स कैरियर कौन कौन से हैं, प्रोटॉन्स हैं, W बोसोन है और Z बोसोन है। अब यहाँ पर ग्रेविटी के बारे में भी वो बता रहे हैं कि ग्रेविटी चूंकि हमारी वीक फोर्स है, इट इज इंपॉर्टेंट एट मैक्रोस्कोपिक डिस्टेंस। कि जब मैक्रोस्कोपिक डिस्टेंस की बात करते हम इज प्रेडिक्टेड बाय द थ्योरी, बट इनको थ्योरेटिकली तो बताया जा चुका है। स्टैंडर्ड मॉडल, SM स्टैंड फॉर स्टैंडर्ड मॉडल। मैं ये बता रही हूँ कि ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो मैक्रोस्कोपिक लेवल पर काम करती है, माइक्रोस्कोपिक लेवल पर उसका असर ना होने के बराबर होता है। ये मैं आपको कल भी बड़ी डिटेल से बता चुकी थी कि हम जिसकी वजह से ग्रेविटेशनल फोर्स को आगे नहीं लेके चलेंगे, जस्ट हम 3 फोर्सेस को लेके चलेंगे। ठीक है, और जो ग्रेविटॉन है वो अभी जस्ट थ्योरेटिकली हम उन्हें बता रहे हैं या एक्सप्लेन किया है, उनको हमने अभी तक किसी भी एक्सपेरिमेंट के अंदर ऑब्जर्व नहीं किया। जस्ट हमने ये थ्योरेटिकली जो रिजल्ट थे उनके थ्रू बता दिया जी ग्रेविटॉन्स होते हैं, लेकिन एक्सपेरिमेंटली हमें कहीं भी किसी भी एक्सपेरिमेंट में इनको ऑब्जर्व करने का अभी तक मौका नहीं मिला। ठीक है,
ओके अब यहाँ पर देखो फोर्सेस की नेचर बता दी गई है कि इंटरेक्शन अगर स्ट्रॉन्ग है तो उसकी स्ट्रेंथ 1 होगी, रेंज उसकी 10⁻⁻15 है और पार्टिकल कौन से हैं, क्वार्क्स है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक की जो रिलेटिव स्ट्रेंथ है 10⁻2 है, रेंज इनफाइनाइट है और पार्टिकल्स कोई भी पार्टिकल जो इलेक्ट्रिकली चार्ज जो मीन प्लस माइनस उनका चार्ज होना लाजमी है। उसके बाद है जो वीक फोर्सेस हैं, वीक फोर्स की जो स्ट्रेंथ है 10⁻6 है और इसकी रेंज है 10⁻18 मीटर और इसके लिए जो पार्टिकल्स अफेक्ट होते हैं वो है क्वार्क्स एंड लेप्टॉन्स। उसके बाद है जी ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स की स्ट्रेंथ अगर आप देखो तो कितनी कम है, 10⁻43 है, रेंज इसकी भी इनफाइनाइट है और कौन से पार्टिकल अफेक्टेड होंगे, जितने भी इस वक्त दुनिया या कायनात में पार्टिकल्स हैं वो तमाम के तमाम ग्रेविटेशनल फोर्स से अफेक्टेड होंगे। इंटरैक्शंस हैपन बाय एक्सचेंज ऑफ वन और मोर पार्टिकल कैरियर्स और बोसॉन्स। ठीक है, अब इंटरैक्शन किसकी वजह से होती है, जस्ट बिकॉज ऑफ द एक्सचेंज ऑफ एक या दो पार्टिकल। क्वार्क्स में मतलब है वो लेप्टॉन को नहीं करेगी। ठीक है, इसकी सिंपल सी रीजन ये है, अभी मैंने आपको बताया कि स्ट्रॉन्ग फोर्स लेप्टॉन को क्यों नहीं करती, क्योंकि लेप्टॉन के अंदर कलर चार्जेस नहीं है। ये भी मैंने भी बता के आई हूँ। जहां कलर चार्जेस होंगे, जहां क्वार्क्स होंगे, ग्लूऑन्स ने वही अफेक्ट करना है, स्ट्रॉन्ग फोर्स ने उसी के ऊपर असर करना है। ओके नेक्स्ट है आपके पास अनस्टेबल न्यूक्लियस। अब यहाँ पर वो कह रहा है कि वी saw that strong forces keep the nucleus together against the repulsive force between protons. However, not all nuclei are stable. Some of them decay. अब decay भी तो न्यूक्लियस के अंदर ही होता है ना? मैम आवाज नहीं आ रही। क्या है मैम अब ज्यादा आवाज कट रही है। जी बेटा मुझे पता चल जाता है, वो मेरे जब डिस्कनेक्ट होता है तो फौरन से ये कनेक्ट दोबारा रिज्वाइन कर लेता है। हाँ जी अब आ रही है मेरी आवाज? जी क्लास आवाज आ रही है मेरी? जी मैम आ रही है। ओके यहाँ पर है जी कुछ न्यूक्लियस जो हैं जिनका साइज बहुत ज्यादा बड़ा हो जाता है तो वो अनस्टेबल हो जाते हैं, मीन उनके अंदर डिके बहुत आसानी से हो जाता है, जैसे यूरेनियम है ये भी अनस्टेबल हो जाता है ना। ठीक है, जो बड़े न्यूक्लियस है जिनके अंदर नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स बहुत ज्यादा है तो वहां पर उनका डिके जो है बहुत आसानी से हो जाता है और वो टूट के स्मॉलर न्यूक्लियस बन जाते हैं। अब इसकी कोई सिंपलेस्ट एग्जांपल आपके जहन में है तो मुझे बताएं। हाँ जी बेटा, फिशन के अंदर क्या होता है? फिशन रिएक्शन आप 9th क्लास से आई थिंक 10th से पढ़ते आ रहे हो। जी मैम। उसके अंदर जो बड़ा न्यूक्लियस है वो जी मैम दो चीजों में टूट जाता है, दो नेक्स्ट वो स्मॉलर न्यूक्लियाई के अंदर टूट जाता है। तो यहाँ पर वो क्यों होता है, बेसिकली वो न्यूक्लियस अनस्टेबल है क्योंकि उसके अंदर नंबर ऑफ प्रोटॉन बहुत बहुत ज्यादा है।
ओके जी, अब नेक्स्ट है जी म्यू डिके। म्यू डिके कैसे होगा? एग्जाम्पल, अब यहाँ पर आ गया लेप्टॉन की एग्जाम्पल आ गई है, ठीक है। अब लेप्टॉन के अंदर म्यू है, मैम ये पीछे वाला दोबारा पढ़ा दें, हाँ जी, ये जो आपने अभी स्लाइड बताई है अगेन बता दें। पिछली स्लाइड पिछली स्लाइड के अंदर यहाँ पर मैंने जस्ट यही बताया कि न्यूक्लियाई जो है वो अनस्टेबल होता है क्योंकि उसके अंदर नंबर ऑफ प्रोटॉन जो है वो बहुत ज्यादा हो जाते हैं। इसकी वजह से कुछ जो है वो न्यूक्लियाई जो है वो एक की बजाय दो में तकसीम हो जाते हैं रिएक्टर्स के अंदर। बस यही तक करवाऊं?